तारीख 18 मार्च 2026, जमुई में समृद्धि यात्रा का मंच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा में पहुंचे। मंच से लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया, जनता को संबोधित किया, फिर सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचे। उनके कंधे पर हाथ रखा और कुछ ऐसा कह दिया जिसे बिहार की नई सरकार को लेकर बड़ा इशारा कहा जाने लगा। बधाई और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इस बयान के आने के बाद ये समझने में थोड़ी भी देर नहीं हुई कि इस बयान के मायने क्या है। जो व्यक्ति 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, जो अब सीएम की कुर्सी छोड़ राज्यसभा जाने वाले हैं, उनका ये बयान इससे जोड़कर देखा जाने लगा है कि वो बिहार की बागडोर किसे सौंपने वाले हैं। तारीख 18 मार्च 2026, पटना का होटल चाणक्य। कुछ ही देर बाद एक और तस्वीर सामने आई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश के बेटे निशांत एक साथ नजर आए। इस तस्वीर के आते ही कहा जाने लगा कि ये नीतीश के बाद बिहार की जोड़ी नंबर 1 होने वाली है। कहा जाने लगा कि सम्राट सीएम बनेंगे और निशांत उनके डिप्टी। तो क्या ये तय हो चुका है, सम्राट निशांत होंगे नए सरकार? नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में बनने जा रही नई सरकार की, या यूं कहें कि सरकार के नए मुखिया की। 18 मार्च को आई 2 तस्वीरों से ये लगभग साफ हो गया कि बिहार के अगले सरकार कौन होंगे, क्योंकि कई बार सियासत में सब कुछ साफ नहीं कहा जाता, तस्वीर पढ़ी जाती है। सम्राट और निशांत की जोड़ी को लेकर लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सवाल है कि आखिर इस जोड़ी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है, ये रिपोर्ट देखिए। बीस साल तक बिहार की सियासत के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करने राज्यसभा जा रहे हैं। उनके बाद बिहार की बागडोर किसे मिलेगी, ये सवाल हर किसी के मन में है। सरकार एनडीए की ही रहेगी, ये तो तय है, पर सीएम का चेहरा तय करना जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। कारण है जाति, जो बिहार की राजनीति से जाती ही नहीं। नीतीश कुमार ने बिहार में ऐसा जातीय समीकरण सेट किया जिसका काट उनके विरोधी कभी नहीं खोज पाए। नीतीश जिधर गए उनका ये समीकरण जीत की गारंटी बना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस समीकरण के साथ एक्सपेरिमेंट किया और जब नतीजे आए तो एनडीए को बड़ा झटका लगा। जबकि सटीक जातीय समीकरण की बदौलत सीएम नीतीश बिहार में हुई एनडीए की जीत के हीरो बन गए। नीतीश ने अपने ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को और भी मजबूत कर लिया। जैसे कुर्मी हो गए, धानुक हो गए, फिर कोयरी हो गए, ये सब मिला करके लगभग 8 से 9% बताते हैं कि उसका वोट बैंक हो जाता है। और कह सकते हैं एनडीए को लालू यादव के 14% के वोट के इधर उनको एक वोट चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए एनडीए ने 2025 के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लिया और विधानसभा चुनाव में लव कुश समीकरण को विशेष रूप से साधा गया। अब जब बिहार में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के चुनाव की बारी है, तब भी एनडीए इसी समीकरण को मजबूत करने की ओर इशारा कर रहा है, सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की इस तस्वीर के जरिए। लव कुश समीकरण को साधने के लिए कौन नेता सर्वोपयोगी हो सकता है, उस दृष्टि से सम्राट चौधरी पर नजर जाती है। इसकी वजह भी साफ है कि सम्राट चौधरी नीतीश जी के बहुत भरोसेमंद साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ वोट कुशवाहा के गए थे, अभय कुशवाहा एमपी भी बन गए थे। इसलिए वो एक कद्दावर नेता ढूंढ रहे हैं ताकि एनडीए का जो समीकरण पहले था। इस तस्वीर के जरिए एक और संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के बाद भी बीजेपी जेडीयू की एकजुटता पहले की तरह ही बरकरार रहेगी। वो कह रहे हैं कि हम आपके अभिभावक के रूप में हैं, जिस तरह से हम नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, आगे के दिनों में हम आपके अभिभावक रहेंगे। आपका पिता का विश्वास जैसे मिला है, वो विश्वास हमारा भी आपके साथ रहेगा, ताकि ये भविष्य की राजनीति में ये बॉन्डिंग बनी रहे।
अब जरा बिहार में लवकुश समीकरण को समझ लीजिए। दरअसल बिहार में ओबीसी में यादव के बाद लवकुश यानी कोयरी कुर्मी सबसे बड़ा वोट बैंक है। 8 से 9% की आबादी लवकुश की है, जो यादव वोट बैंक को बैलेंस करता है। अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है और जेडीयू निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री, तो लवकुश वोट बैंक और एनडीए के साथ मजबूती से जुड़ेगा और यही एनडीए भी चाहती है। लवकुश के साथ ही नीतीश कुमार एक और वर्ग को साथ दे रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्या इतिहास और वर्तमान का उदाहरण देते हुए नीतीश की इस सोशल इंजीनियरिंग को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में समझाते हैं। लगता हूं कि लवकुश जी पैदा हुए कहां, वाल्मीकि जी के आश्रम में। उनका कभी राजघराने से ताल्लुक नहीं रहा। जितने भी सफाई कर्मी हमारे भाई हैं, उन लोग अपने जो है वंशज मानते हैं वाल्मीकि जी को। अपना जात के कहिएगा कौन समाज से है तो बोलेगा वाल्मीकि समाज से। तो सवाल है कि वहाँ लालन पालन उनका हुआ है, वहीं पैदा हुए और उन्हीं के बीच में बड़ा हुए, इसलिए ये तबका उनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और ये भी उनसे लवकुश भी जुड़े रहेंगे। बहरहाल इस तस्वीर ने बिहार के नए सरकार का चेहरा लगभग साफ कर दिया है। अब इंतजार है औपचारिक ऐलान का कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे और निशांत उप मुख्यमंत्री, ये चर्चा बिहार की सियासत में तेज है। अगर इस खबर पर मुहर लगती है तो ऐसा पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी ओबीसी नेता को आगे कर बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है, जो बिहार में महागठबंधन और खासकर आरजेडी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम, ओबीसी वोटर को बीजेपी का बड़ा संदेश। बीजेपी का दांव, आरजेडी को झटका। लंबे समय तक बिहार में बीजेपी को सवर्ण और वैश्य की पार्टी माना जाता रहा और बीजेपी इसकी तस्वीर भी समय समय पर दिखाती रही। जब सुशील मोदी के तौर पर वैश्य नेता बीजेपी की राजनीति की धुरी बने रहे, कभी मंगल पांडे, कभी राधा मोहन सिंह, तो कभी गोपाल नारायण सिंह जैसे सवर्ण नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाकर भी बीजेपी ने सवर्णों की राजनीति का संदेश दिया। लेकिन 2022 के बाद बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 2018 में सम्राट चौधरी की पार्टी में एंट्री हुई। पार्टी में आने के साथ ही सम्राट लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से करीब होते गए और संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 27 मार्च 2023 सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। सम्राट चौधरी बीजेपी में आते ही अपनी पकड़ मजबूत करने लगे थे। महज कुछ ही सालों में पार्टी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम और गृह विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सम्राट चौधरी ने संभाली। इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और उनकी जाति भी प्रमुख वजह रही। 2025 में जीत के बाद बीजेपी को पहली बार गृह मंत्री बनाने का मौका मिला, तो भी सम्राट को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सीएम फेस की रेस में भी सम्राट का नाम सबसे आगे है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह बताते हैं कि ये बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स के लिहाज से बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आप राज्य स्तर पर संदेश देते हैं, राष्ट्र के स्तर पर संदेश देते हैं। इसका असर अलग जो समुदाय है उनसे मिलता जुलता, जो पटेल समुदाय हो या उस तरह की जो जातियां हो, उनको मैसेज जाएगा। ओबीसी लार्जर स्केल पर ओबीसी समुदाय को जाएगा कि बिहार का नेता, ओबीसी का नेता बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया। दरअसल बिहार में तेजस्वी यादव के तौर पर महागठबंधन खासकर आरजेडी एक मजबूत पार्टी बना हुआ है, जिसे बड़ा झटका देने के लिए बीजेपी ओबीसी पर दांव खेल विरोधियों को बड़ा झटका दे सकती है। साथ ही अपने ऊपर लगे बनिया और सवर्ण पार्टी होने का तमगा भी हटा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक
संजय कुमार कहते हैं कि बिहार में यादव वोट बैंक आरजेडी को छोड़ने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आता, इसलिए एनडीए अपने परंपरागत वोट बैंक पर ही जोर दे रहा है। यादव मतदाता तो एनडीए के साथ नहीं एकजुट हो पा रहे हैं, जबकि कई बार नेतृत्व देने की कोशिश की गई। गृह मंत्री के तौर पर नित्यानंद राय जी को जगह दी गई, गृह राज्य मंत्री के तौर पर बिहार में भी मंत्रिमंडल में कई लोगों को जगह दी गई, नंदकिशोर यादव को गवर्नर की जिम्मेवारी दी गई। फिर भी लगता है कि यादव मतदाता आरजेडी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। सम्राट चौधरी पर दांव लगाकर बीजेपी गठबंधन के भीतर भी अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह बताते हैं कि इस रणनीति से आने वाले समय में बीजेपी लवकुश के बीच जेडीयू से भी मजबूत पकड़ बना सकती है। करेगी नीतीश कुमार जो लवकुश और बलस्थानों को मिलाकर के उस कंस्टिट्यूएंसी के वाहक रहे, मेजर उसके मैसेंजर रहे, उसमें सम्राट चौधरी अगर स्टेट लेवल पर इमर्ज करते हैं लवकुश के लीडर के रूप में, तो आने वाले दिनों में जेडीयू की कंस्टिट्यूएंसी को कहीं न कहीं इरोड करेंगे। अगर निशांत का इमरजेंस हो जाता है इंडिपेंडेंट तो बटेगा, अदरवाइज कोई आदमी डिप्टी सीएम बने सीएम बने बहुत बड़ा फर्क आता है। जातीय राजनीति वाले राज्य में अब पूरी राजनीति पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है और बीजेपी भी जातीय राजनीति को देखते हुए खुद को नए कलेवर में ढाल विरोधियों को शिकस्त देने की तैयारी में है। जेडीयू के निशांत के साथ मिलकर वो विरोधियों को बड़ा झटका दे सकती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सम्राट को बीजेपी क्यों आगे कर रही है, ये आपने समझा। अब सवाल है कि जेडीयू निशांत को क्यों आगे कर रहा है। निशांत को राजनीति में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं जिनके पास सालों का अनुभव है, पर निशांत को ही डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है? क्या केवल इसलिए कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं या फिर वजह कुछ और ही है? ये रिपोर्ट देखिए। निशांत कुमार, जो कुछ महीने पहले तक सियासी मंच पर भी नजर नहीं आते थे, अब बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। उनके पिता नीतीश कुमार, जो खुले मंच से परिवारवाद को चुनौती देते रहे हैं, वो निशांत के हवाले अपनी पार्टी की विरासत सौंपने वाले हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस के तौर पर निशांत कुमार तेजी से उभर रहे हैं और जो खबर है उसके मुताबिक निशांत बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली की राजनीति में जाने की खबर के बीच इस बात की चर्चा तेज होने लगी कि अब नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस बात का कयास का अंत तब हुआ जब निशांत कुमार विधिवत रूप से जेडीयू में शामिल हो गए और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं। आने वाले समय में निशांत कुमार बिहार की कुर्सी भी संभाल सकते हैं सम्राट के डिप्टी बनकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी लंबी सियासी पारी में परिवारवाद को हमेशा खुद से दूर रखा, पर अब उनके बेटे उनकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और ये भी लगभग तय है कि उनके बाद निशांत के हाथ में ही जेडीयू की कमान होगी। सवाल है कि इतनी जल्दी निशांत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर क्यों दी जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति में गुटबाजी से पार्टी को बचाने के लिए परिवारवाद एक कारगर विकल्प के तौर पर देखा जाता है। इन्होंने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया? उपेंद्र कुशवाहा के साथ किया, आरसीपी सिंह के साथ किया, आप थोड़े बहुत प्रशांत किशोर के साथ ही मान सकते हैं डिफरेंट टाइम में। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में कोई लीडरशिप नर्चर नहीं करती है, चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो, कोई भी इस तरह से रीजनल पार्टी जो होती है वो जनरली अमूमन नहीं करती है, तो उनकी विरासत जो है उनके बच्चे ही संभालते हैं। निशांत जेडीयू में सक्रिय तो हो गए हैं, लेकिन पार्टी को संभालने के लिए उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। उनके पिता नीतीश कुमार ने लंबा संघर्ष कर आज ये मुकाम हासिल किया। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर विकास कार्यों की लंबी लकीर खींची है, जिसे पार पाना या उसके नजदीक भी पहुंचना निशांत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि निशांत अभी राजनीति में बिल्कुल नौसिखिया है।
बावजूद इसके पार्टी की कमान किसी वरिष्ठ नेता की जगह निशांत को देना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है कि अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी में भी जो अलग अलग पावर सेंटर बने हुए हैं तो वो एकजुट हो जाएगा और निशांत के नाम पर सबकी रायशुमारी हो जाएगी, सारे लोग एक मत हो जाएंगे। तो निशांत जब आएंगे तो संगठन और संगठन से जुड़ी पार्टी को बचाए रखने में कामयाबी मिलेगी जेडीयू को। जेडीयू को लगता है कि इस वक्त जो जेडीयू की राजनीति है उसमें ऐसा कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की इतनी बड़ी विरासत को संभाल सके और जिसे जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता भी मंजूर कर लें। यही वजह है कि संजय झा और ललन सिंह ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए निशांत को आगे कर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी घोषित किया। कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करेंगे। आप अभी ईस्ट के स्ट्रक्चर में देखिए, उमेश कुशवाहा स्टेट प्रेसिडेंट, निशांत अब नई लीडरशिप बन रहे हैं। तो आप जोड़ी देखिए ना कि आप जो कैटर कर रहे हैं, तो इनकी पॉलिटिक्स होती है, लव कुश उसके फोकल में होता है और उसके ऑर्बिट में होता है ईबीसी पॉलिटिक्स, महादलित पॉलिटिक्स, उसके बाद वुमेन पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार के समर्थक और अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्य ने बताया कि जेडीयू के समर्थकों में नीतीश के केंद्र में जाने से मायूसी तो है, पर निशांत के आने की खुशी भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार से हमको मैंने फोन जो आता है कि सब आंतरिक दिल से रो रहा है, खुल के नहीं कुछ बोल रहा है, लेकिन आंतरिक दिल की, लेकिन एक सबसे बड़ा आसरा दे के जा रहे हैं कि अपने सुपुत्र को उन्होंने राजनीति में प्रवेश करा दिया है और लोगों को थोड़ा आशा की किरण जागी है। कहता है ना कि गुलशन लुटा और नसेमन जला, फिर भी गुलशन में कुछ तो निशान रह गया, तिनका चुन के बना लूंगा आसियां, हौसला जो हमारा बना रह गया। फिलहाल जेडीयू के संगठन से लेकर पार्टी तक में जिस तरह मात्र निशांत को लेकर ही आम सहमति बनती दिख रही है, वो फिलहाल जेडीयू को राहत तो दे रही है, क्योंकि अगर जेडीयू को अपना परंपरागत वोट बैंक बचाना है तो निशांत के अलावा फिलहाल कोई और चारा भी नहीं और निशांत के सामने यही बड़ी चुनौती होगी कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ने से पहले अब एक बार बिहार में जातियों के गणित पर भी नजर डाल लेते हैं। बिहार सरकार की तरफ से साल 2022 में जारी किए गए जातिगत गणना के आंकड़ों के मुताबिक अगर बिहार में सवर्ण जाति की बात करें तो इनकी आबादी लगभग 15.52% है। वहीं ईबीसी की आबादी 36.01% इस आंकड़े में दर्ज की गई थी। ओबीसी की अगर बात करें तो 27.12% ओबीसी बिहार में है। इसके अलावा अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 19.65% एससी है और इसके साथ ही एसटी की अगर बात करें तो 1.68% बिहार में एसटी की जनसंख्या बताई जाती है इस आंकड़े में। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के बारे में जानते हैं। जातीय समीकरण के इतर इनका सफर आखिर कैसा रहा है और क्यों आज ये बिहार के दो सबसे बड़े सियासी पद की रेस में सबसे आगे पहुंच गए हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय। सम्राट होंगे बिहार बीजेपी से पहले सीएम। निशांत संभालेंगे डिप्टी सीएम की कमान। नीतीश कुमार के 20 साल के लंबे कार्यकाल के बाद अब बिहार में सरकार की तस्वीर बदलने वाली है। खबरों की माने तो बागडोर जाएगी दो युवा नेता सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के हाथों। सम्राट, जिन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, और निशांत, जो अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी बिहार में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करने वाली है। ऐसे में दोनों नेताओं के बारे में जानना भी जरूरी है। 16 नवंबर 1968 को सम्राट चौधरी का जन्म शकुनी चौधरी के घर में हुआ, जो बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम है। सियासत सम्राट को विरासत में मिली। 90 के दशक का बिहार, जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की राजनीति चरम पर थी, सम्राट चौधरी इसी दौर में आरजेडी से जुड़े और 1999 में
महज 30 साल की उम्र में राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बन गए। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। सम्राट चौधरी को अगली संभावना जेडीयू में दिखी, जहां उन्होंने खुद को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश की, पर सम्राट वहां भी ज्यादा दिन नहीं रुके। 2018 में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए और यहां से शुरू हुआ सफर आज उन्हें बिहार के सबसे बड़े नेताओं की लिस्ट में ले आया है। कम समय लेकिन तेज रफ्तार सम्राट नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद बनते गए। 27 मार्च 2023 सम्राट चौधरी बीजेपी के बिहार अध्यक्ष बनाए गए। 28 जनवरी 2024 पहली बार सम्राट बिहार के डिप्टी सीएम बने। अब सम्राट सीएम फेस के रूप में चर्चा में है। अब सम्राट चौधरी के डिप्टी यानी निशांत कुमार के बारे में भी जान लेते हैं। सम्राट चौधरी के स्वभाव के एकदम उलट निशांत बेहद शांत और सौम्य स्वभाव के हैं। नीतीश कुमार जैसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत के घर में पले बड़े होने के बावजूद राजनीति से वे कोसों दूर रहते थे। 2003 में जब जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में आया, निशांत तब 23 साल के थे। बिहार में अपहरण, लूट खसोट और हत्या की घटनाओं से राज्य को जंगल राज की बदनाम उपाधि मिली हुई थी। इस जंगल राज को खत्म करने की कसम के साथ नीतीश कुमार आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़े। आरजेडी को धूल चटाते हुए नवंबर 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य की कमान संभालते ही नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। एक के बाद एक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। राज्य में विकास कार्य रफ्तार पकड़ने लगा। जनता ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की उपाधि दे दी। पिता की इस लोकप्रिय राजनीति को निशांत करीब से देख रहे थे, पर पिता के मुकाबले वे अपनी मां के ज्यादा करीब थे। पिता के साथ उन्हें सार्वजनिक तौर पर इक्का दुक्का बार ही देखा गया, पर राजनीतिक मंच पर आज तक निशांत ने कदम तक नहीं रखा। 45 साल के निशांत 2025 तक राजनीति से दूर ही रहे। मीडिया का कैमरा देख भागते रहे। नीतीश कुमार ने अपने परिवार को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा, तभी तो उनके इकलौते बेटे के सार्वजनिक जीवन के बारे में जानकारी ना के बराबर है। निशांत ने 10वीं तक की पढ़ाई अलग अलग स्कूलों में की। पटना के केंद्रीय विद्यालय में भी कुछ समय तक पढ़ाई की। स्कूल के बाद निशांत ने झारखंड के रांची में बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की। राजनीति से दूर रहने वाले निशांत अब बिहार की सियासत में सबसे चर्चित नाम में से एक बन चुके हैं। उनके ऊपर पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसे वो किस तरह से पूरा करते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।